और आज की बड़ी राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को सुबह 11 बजे ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री समारोह में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों की सामूहिक परियोजना से विकसित 5G टेस्ट बैंड जारी करेंगे। इस परियोजना को विकसित करने की लागत 220 करोड़ रुपए से अधिक है। ये तकनीक भारतीय उद्योगों और स्टार्टअप के लिए लाभदायक होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देश जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स की यात्रा के पहले चरण में जमैका की यात्रा पर हैं। आज सुबह उन्होंने वहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रपति जमैका के गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं, चिकित्सा और फार्मा क्षेत्र, खेल और शिक्षा, पर्यटन और विकास साझेदारी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर उन्होंने चर्चा की। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जमैका के विपक्ष के नेता मार्क गोल्डिंग से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में नेपाल के समकक्ष शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी में नए क्षेत्रों को तलाशने और मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझी विरासत, संस्कृति और आस्था को भारत नेपाल रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी करार दिया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की मजबूत होती मित्रता, घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि साझी विरासत, साझी संस्कृति और साझी आस्था और साझा प्रेम हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने प्रभावी ढंग से दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकेंगे, दुनिया को दिशा दे सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को लखनऊ में योगी कैबिनेट के साथ मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशासन से ही सत्ता का रास्ता खुलता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सीएम योगी के सभी मंत्रियों से जनसेवा की भावना बढ़ाने के लिए कहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक समय बिताने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के लिहाज से आज बड़ा दिन है। सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी का काम संपन्न हो गया। 2 घंटे 15 मिनट से अधिक समय तक सर्वे करने के बाद अदालत की तरफ से गठित आयोग ने सुबह करीब 10:15 पर अपना काम खत्म किया। सर्वे कार्य से सभी पक्ष संतुष्ट थे। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम आज शेयर बाजारों में अपने शेयर सूचीबद्ध करेगी। सरकार को 20,557 करोड़ रुपए के इस आरंभिक आईपीओ के लिए घरेलू निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। सरकार ने एलआईसी के शेयरों का निर्गम मूल्य 949 रुपए प्रति शेयर तय किया है। हालांकि एलआईसी के पॉलिसी धारकों और खुदरा निवेशकों को 889 रुपए और 904 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर मिलेंगे। शेयर 17 मई को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे। एलआईसी का आईपीओ 9 मई को बंद हुआ था और 12 मई को बोली लगाने वालों को इसके शेयर आवंटित किए गए। दवा फर्म बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स की कीमत 840 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दी है। इस कीमत में जीएसटी शामिल है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उपयोगकर्ता को अब टैक्स और टीका लगाने के शुल्क सहित प्रति खुराक 400 रुपए का भुगतान करना होगा। और आइए राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। त्रिपुरा में माणिक साहा की अगुवाई वाली नई सरकार में सत्तारूढ़ बीजेपी के 9 और आईपीएफटी के 2 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल एसएन आर्य ने राजभवन में नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जीवन मिशन परियोजना के तहत राज्य सरकार आज 20,808 लाभार्थियों को नए घर सौंपेगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज शाम 4 बजे पंचायत के अमीरुद्दीन आयशा बीवी दंपत्ति को चाबियां सौंपकर समारोह का उद्घाटन करेंगे।
दिल्ली में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों द्वारा राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नगर निगम के कई कांग्रेस पार्षदों को एनसीपी में शामिल कर लिया गया है, वहीं अब एनसीपी ने जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य स्तरीय जाति आधारित जनगणना जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाति आधारित जनगणना को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है। राज्य सरकार में सहयोगी बीजेपी के रुख के बारे में उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग की साजिश को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षित जिलों और तहसील मुख्यालयों में की जाएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें और उनके पूरे परिवार को पूरी सुरक्षा देगी। और अब ऐसी खबर जो अपने आप में अलग है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार जस्टिस ने किसी मामले की सुनवाई व्हाट्सएप के जरिए की, और वो भी रविवार के दिन। दरअसल जस्टिस GR स्वामीनाथन रविवार को एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए नगर कोइल गए थे। उन्होंने वहीं से इस मामले की सुनवाई की, जिसमें अभिष्ट वरदराजा स्वामी मंदिर के वंशानुगत न्यासी PR श्रीनिवास ने दलील दी थी कि यदि सोमवार को उनके गांव में प्रस्तावित रथ महोत्सव आयोजित नहीं किया गया तो गांव को दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में एक तरफ गर्मी अपने चरम पर है, रविवार को पारा ऐतिहासिक 49 पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ राजधानी के कई क्षेत्रों में बिजली कटौती लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, दिल्ली में पानी आपूर्ति में 40% की कमी आई है। बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर घटने से पानी की उपलब्धता 70% कम हुई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू का असर फिलहाल नहीं दिखेगा। इन राज्यों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए पहले जारी रेड अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया है और अब ये येलो अलर्ट में बदल चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ गया है। इससे 4 महीने के बरसात के मौसम की शुरुआत का संकेत मिलता है, जो मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आसपास के इलाकों में क्षोभ मंडल के निचले स्तर में दक्षिण पश्चिम हवाओं के मजबूत होने के कारण बारिश हो रही है। असम में भारी भूस्खलन और लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। असम के नागांव में कामपुर के कई इलाकों में बारिश के बाद हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। हर लोग राजस्व खंड में भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई और असम के 7 जिलों में बाढ़ से 57,119 लोग प्रभावित हुए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। यूक्रेन में बंद भारतीय दूतावास आज से कीव में फिर से शुरू हो रहा है। पूर्व सोवियत गणराज्य में रूसी हमले के बाद से दूतावास को बंद कर दिया गया था। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद 24 फरवरी से राजधानी कीव से भारतीय दूतावास का संचालन बंद कर दिया गया था। 13 मार्च को अधिकतर भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाले जाने के बाद दूतावास को वार्सा में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूतावास मार्च से ही पोलैंड के वार्सा में चल रहा था, लेकिन अब उसे फिर से कीव में शुरू किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के बढ़ते संकट के बाद किम जोंग उन ने खराब हेल्थ सिस्टम के लिए कैबिनेट और उच्च अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने सेना को राजधानी प्योंगयांग और देश भर में दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में कथित बुखार से 12 लाख से ज्यादा लोग बीमार हैं। वहीं 50 से लोगों की मौत के बाद किम जोंग को देश की हालत का अंदाजा हो गया है।
भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर अनावश्यक टिप्पणियों के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी की आलोचना की है और पाकिस्तान के परोक्ष संदर्भ में एक देश के इशारे पर अपने सांप्रदायिक एजेंडे को पूरा करने से परहेज करने के लिए कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलिजाबेथ बॉर्न को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति मैक्रों और नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न आने वाले दिनों में एक नई फ्रांसीसी सरकार की नियुक्ति के लिए बातचीत करेंगे। नए प्रधानमंत्री का पहला काम यह सुनिश्चित करना होगा कि जून में फ्रांस के संसदीय चुनावों में मैक्रों की सेंटरिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी अच्छा प्रदर्शन करें। मैक्रों ने फ्रांस में रहने की बढ़ती खपत के संबंध में एक विधेयक पेश करने का भी वादा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड की ओर से स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। इसे लेकर रूस ने कड़ा विरोध जताया है और फिनलैंड को तबाह करने की धमकी दी है। नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी में मैंडारिन यानी चीनी भाषा पढ़ाने वाले सभी चीनी प्रोफेसर्स पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। अब पाकिस्तान में मैंडारिन सिखाने वाले संस्थानों के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। कराची यूनिवर्सिटी में 26 अप्रैल को महिला फिदायीन हमले में 3 चीनी प्रोफेसर्स की मौत हो गई थी। चीन ने पाकिस्तान से उसके नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी थी। भारत ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे विदेश में गेहूं की कीमतों में बेतहाशा उछाल आ गया है। यूरोप में गेहूं की कीमत 6% बढ़कर 435 यूरो टन हो गई है। यूरोपीय देशों ने भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। भारत, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों की 4 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली की मेजबानी में आयोजित बैठक में विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से मुकाबला करने के सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई थी। ये बैठक एससीओ के आतंकवाद विरोधी क्षेत्रीय ढांचे के तहत आयोजित की गई। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें तालिबान शासित देश में सक्रिय आतंकी संगठनों से निपटने से जुड़े खतरों शामिल हैं। पाकिस्तान ने बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 सदस्यीय एक दल भेजा है। भारत ने 28 अक्टूबर को 1 साल की अवधि के लिए SCORATS परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। SCO एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनके देश में हालात बेहद खराब हैं और सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल श्रीलंका में बचा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य अपने परिवार को नहीं बल्कि देश को बचाना है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस समय श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के बजट में 2.3 ट्रिलियन SLR के राजस्व का अनुमान था, लेकिन ये इस साल के राजस्व का वास्तविक अनुमान 1.6 ट्रिलियन SLR है। वहीं उन्होंने कहा कि साल के लिए अनुमानित सरकारी व्यय 3.3 ट्रिलियन है। हालांकि राज्य में जो ब्याज दरों में वृद्धि और पूर्व सरकार के अतिरिक्त व्यय के कारण कुल सरकारी व्यय है वो 4 ट्रिलियन SLR है। यह राशि GDP के 13% के बराबर है। और आइए अब नजर डालते हैं आज